दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयपुर से। दीपक, किस तरह की तस्वीरें आप साझा करने चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल राजस्थान की मैं बात करूं तो राजस्थान में 7 विधानसभा सीट पर जो है वो उपचुनाव है, जिसमें से 5 जो है वो विधायक सांसद से विधायक बन गए थे। उसके बाद जो सीट खाली हो गई थी और 2 विधायकों की, जिसमें रामगढ़ और सलूम्बर जो है उनकी डेथ हो गई, जिसकी वजह से सीट खाली हो गई थी। जो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण जो सीट है वो झुंझुनू की सीट मान सकते हैं, त्रिकोणीय मुकाबला है। दौसा की सीट एक त्रिकोणीय मुकाबला है। इसके अलावा टोंकरी उनियारा जो है वो भी त्रिकोणीय मुकाबला है। तो कह सकते हैं कि राजस्थान की 7 सीटें पर उपचुनाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चुनाव हो रहे। ये 7 सीटें जो है वो बीजेपी की सेहत पर कुछ खास डिसाइड जो है नहीं करेंगे, क्योंकि 200 में से पहले से ही बीजेपी के पास 115 का बहुमत है। लेकिन ये जो नेता है उसकी सेहत पर जरूर असर डालने वाले हैं। अगर कांग्रेस जीत भी जाती है तो उनको कुछ खास फायदा होने वाला नहीं, लेकिन बीजेपी का एक तरह से ये रिपोर्ट कार्ड मान सकते हैं कि जिस तरह से 9 महीने भजनलाल सरकार को हुए, अब 9 महीने में उन्होंने कितना कामकाज किया, क्या उस कामकाज को राजस्थान की जनता ने पसंद किया या नहीं किया, वो इस रिजल्ट से जो है वो क्लियर हो जाएगा। केवल और केवल एक सीट सलूम्बर की जो है वो भाजपा के पास है। बाकी की जो 6 सीट है वो कांग्रेस या उनके इंडिया जो गठबंधन है उनके पास थी। तो ऐसे में अब कांग्रेस पर दबाव है कि उनकी जो 6 सीट जो उनकी थी, जो खाली हुई है, जो वैकेंट हुई है, वहां पर दोबारा चुनाव है। तो कांग्रेस पर दबाव है कि वो दोबारा से वो जीता जाए। और इसके साथ ही बीजेपी पे ये दबाव है कि एक सीट सलूम्बर तो है ही है, उसको तो जीतना है। इसके साथ ही एक अच्छा परफॉर्मेंस देना है उन जो सीटों पर। तो ये भी एक बीजेपी पर दबाव है। जैसा कि मैंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उन पर जो है काफी ज्यादा उन पर दबाव रहने वाला है, या यूं कहीं कि उन पर जिम्मेदारी जो है वो रहने वाली है, क्योंकि उनके नेतृत्व में ये चुनाव होना है। तो उनकी भी एक तरह से परफॉर्मेंस जो है वो डिसाइडेड होगी। मदन राठौड़ जो है वो पहली बार जो है प्रदेश अध्यक्ष बने, उनकी जिम्मेदारी के बाद ये चुनाव हो रहे, तो उनकी भी परफॉर्मेंस जो है वो डिसाइडेड हो जाएगी कि किस तरह से उनकी परफॉर्मेंस है। तो कह सकते हो कि राजस्थान का जो उपचुनाव है बहुत सुबह 7 बजे से तस्वीरें जो आना है वो मतदान केंद्र से वो शुरू हो चुकी है। कई सारे इस तरह से जो है संवेदनशील जो है केंद्र है, जिसमें दौसा है, टोंक उनियारा है, अलवर का रामगढ़ है, वो संवेदनशील है। वहां पर अतिरिक्त जो प्रोटोकॉल है, पुलिस का फोर्स है, वो यहाँ पर लगा दिया गया है। 7 बजे से 6 बजे तक जो है वोटिंग वो शुरू होने वाली है और लोग बढ़ चढ़कर जो है हिस्सा ले रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि 7 विधानसभा सीट पर उपचुनाव है। तो जहां पर जो है चुनाव है, जिसमें झुंझुनू की मैं बात करूं तो झुंझुनू में त्रिकोणीय मुकाबला है। इसके अलावा सीकर में है, टोंक उनियारा, दौसा, सलूम्बर, 84 जो बांसवाड़ा की 84 सीट है वहां पर। इसके अलावा अलवर का रामगढ़, ये 7 जगह जो है लोग जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सुबह से ही जो अपनी बारी का जो इंतजार कर रहे हैं और सुबह से जो मतदान केंद्र है वहां पर पहुंचना शुरू हो गया। हालांकि मैं इस समय जयपुर में हूँ, जयपुर में वोटिंग नहीं है, लेकिन जयपुर से हम हमारे जो 7 विधानसभा सीटें उनका हाल बताएंगे, सियासी समीकरण बताएंगे कि आखिर किस तरह से ये जो रिजल्ट है वो रहने वाला है। बहरहाल जो है दौसा की अगर मैं बात करूं तो दौसा की सबसे ज्यादा हॉट सीट जो है वो कह सकते हो, क्योंकि दौसा के अंदर किरोड़लाल मीणा का भाई है जगमोहन, वो चुनावी मैदान में है। और दूसरी ओर कांग्रेस से सचिन पायलट है, उनके कैंडिडेट है डीडी बैरवा, वो मैदान में है। तो यूं कहें कि वो कैंडिडेट्स की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है सचिन पायलट की और किरोड़लाल मीणा की। तो दोनों में जो है वो कड़ी टक्कर मानी जा रही है। इसी तरह से उसके ठीक पास में देवली उनियारा है, वहां पर भी त्रिकोणीय मुकाबला बना हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी में तो मुकाबला है ही, इसके साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी जो नरेश मीणा है वो भी ताल ठोकते नजर आ रहे हैं, अच्छी खासी टक्कर जो है वो दे रहे हैं। सीकर की मैं बात करूंगा तो सीकर से आरएलपी से जो हनुमान बेनीवाल जो सांसद रहे हैं, उनकी पत्नी जो है कनिका बेनीवाल, वो यहाँ पर चुनावी मैदान में, तो वो कांग्रेस और बीजेपी कैंडिडेट को टक्कर देती नजर है। तो इस तरह से त्रिकोणीय मुकाबला लगभग 4 सीटों पर जो है वो बना हुआ है। बाकी की जो अन्य सीट बची हुई है उस पर कांग्रेस और बीजेपी में आमने सामने की सीधी टक्कर है। बहरहाल शाम तक ये स्थिति जो है वो क्लियर हो जाएगी। अभी 7 बजे हैं, अभी जो अपडेट है वो यही आ रहा है कि लोग अपने घर से निकलना शुरू हो गए और मतदान केंद्र तक जा रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। क्योंकि अभी 7 बजे हैं, लगभग 9 बजे या 8 बजे बाद जो है वो पहला जो अपडेट है वो आ जाएगा कि अब तक 2 घंटे में कितनी जो वोटिंग प्रतिशत रही। और पिछली बार की अगर मैं बात करूं पिछले विधानसभा सीट की, तो लगभग 58 से ऊपर जो है वो वोटिंग रही थी। उम्मीद करते हैं कि इस बार भी जो है वोटिंग प्रतिशत अच्छी रहेगी, क्योंकि चुनाव आयोग ने बहुत सारी तैयारियां की है, बहुत सारी मेहनत की है ताकि वोटिंग प्रतिशत वो अच्छा रहे। ठीक है, हमारे साथ सिरमौर में जुड़ चुके हैं, भिलाई से हमारे सहयोगी हैं। सिरमौर, आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं मतदाताओं की, जरा तस्वीरें भी दिखाइए और जरा स्थिति भी समझाइए। देखिए, असम का जो उपनिर्वाचन चल रहा है वहाँ में धलाई जो समस्ती है वहाँ में सुबह 7 बजे से लंबी कतार शुरू हो गया है। मैं पीछे अभी दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। जो कतार है सुबह 7 बजे से पहले से वहाँ का जो मतदान करने के लिए
वो वोटर आया है, वो लोग पहले से नामी पूरा शांति से वो लोग नामी कतार से लगा हुआ है। वहाँ में एडमिनिस्ट्रेशन का जो पुलिस सेना बल है वो लोग भी पहले से यहाँ में बहुत अच्छा तरीके से मुतयन किया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत अच्छा से वहाँ में बंदोबस्त किया गया है। वो जो लंबी कतार देख रहा है वो सुबह 7 बजे से पहले से लाइन पे खड़ा है। अभी 7 बजे से वोटन जो है वो शुरू हो गया है। बिल्कुल। ये भी आपसे समझना चाहेंगे, चुनावी समीकरण यहाँ पर है, ग्राउंड जीरो पर आपको क्या लग रहा है, क्या स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं? यहाँ में कांग्रेस और जो बीजेपी का उम्मीदवार है वो लोग का जो कैंडिडेट है, कांग्रेस का कैंडिडेट है ध्रुवज्योति पुरकायस्थ और बीजेपी का उम्मीदवार है निहार रंजन दास। उन दोनों में हैवी कॉन्टेस्ट होने का संभावना है, क्योंकि वहाँ में बीजेपी का जो उम्मीदवार है वो ये धलाई क्षेत्र से 5 बार का आपका परिमल शुक्लबैद्य जो है वो 5 बार का एमएलए रह चुका है। वहाँ का परिमल शुक्लबैद्य जी का गृह समष्टि है ये। वहाँ में पहले से वो लोग का दावे है कि बीजेपी काफी बूथ में वहाँ में रिटर्न करेगा। ठीक है, चलिए एक बार फिर से प्रदीप नामदेव का रुख करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, पल पल की अपडेट्स देखिए साझा कर रहे हैं और ग्राउंड जीरो से तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से मतदाताओं में उत्साह वाकई में नजर आ रहा है। सुबह 7:30 से थोड़ा सा ज्यादा वक्त हुआ है, लेकिन अभी से ही लोगों का उत्साह आप देख सकते हैं, या फिर यूं कहे कि अभी देखिए धूप नहीं है और जो लोग काम पर जाते हैं उससे पहले शायद वो अपना जो जरूरी काम है, यानी कि जो सबसे जरूरी काम है अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना, वो करके तब आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे कि हमारे तमाम सहयोगी बता भी रहे हैं कि पहले हम वोट डालेंगे और उसके बाद कहीं जाके जलपान होगा। चलिए प्रदीप का रुख कर लेते हैं। प्रदीप, अगर हम मसलों की बात करें, मुद्दों की बात करें, तो यहाँ पर क्या मुद्दे जो है वो हावी होते हुए नजर आता है? आपको क्या लगता है जो जनता है किन मुद्दों पर वोट दे रही है? जी बिल्कुल, देखिए अगर मुद्दों की बात करें तो रायपुर दक्षिण जो है भाजपा के कब्जे में रहा है। जब से राज्य बना है, सन 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य बना है, तब से जो है भाजपा का जलवा रायपुर दक्षिण में देखने को मिला। और ब्रजमोहन अग्रवाल यहाँ के दिग्गज नेता माने जाते हैं, पूर्व मंत्री हैं, कई बार मंत्री रहे हैं और अब सांसद बन गए हैं। तो जो सीट मंत्री रायपुर दक्षिण उस पर उपचुनाव हो रहा है, सांसद बने वो, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। तो फिर अब यहाँ पर जो है तमाम मुद्दे हैं। ब्रजमोहन अग्रवाल एक ऐसा नाम है और उनके सामने जो है कई दिग्गजों को लड़ाया गया, लेकिन उनका मुकाबला कोई नहीं कर पाया। लेकिन उनका विकास भी रायपुर दक्षिण में काफी किया है। लेकिन जो तमाम मुद्दे हैं अभी सरकार के 10 महीने की बात, और दूसरी तरफ अगर बात करें तो अपराध हो गया, महतारी बंधन योजना हो गया, जिस तरीके से कांग्रेस लगातार मुद्दे उठाते आ रही है, लगातार धरना प्रदर्शन देती आ रही है, चाहे बलौदाबाजार की घटना ले लें, किसी से खुशी नहीं है। जो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर जनता कहीं ना कहीं आज जो है फैसला करने जा रही है और अपने मत का जो है प्रयोग करने जा रही है। तो देखिए कहीं ना कहीं आज जनता फैसला करेगी कि छत्तीसगढ़ में रायपुर दक्षिण जो है सबसे हॉट सीट मानी जाती है छत्तीसगढ़ की, कह सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ से तो भाजपा की कब्जे में रही है ये सीट है। और अब जो है कांग्रेस ने इस पर एक दाव खेला है और युवा प्रत्याशी जो एकदम युवा है, प्रदेश है अध्यक्ष भी रह चुके हैं युवा मोर्चा के, उन पर दाव खेला है। और शर्मा है पंडित, ओबीसी वोटर्स की बात करें तो वो यहाँ पर अहम भूमिका निभाते हैं, और वहीं दलित वोटर्स की बात करें तो वो यहाँ पर निकुल का रुख कर लेते। निकुल, आपके पास क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, गुजरात की एक विधानसभा सीट जिसके लिए आज उपचुनाव हो रहे हैं और वो वह विधानसभा है जिसके ऊपर भाजपा कांग्रेस दोनों की जो नजरें हैं वो टिकी हुई है, क्योंकि लगातार इस सीट को हासिल करने के लिए दोनों पक्षों ने बहुत पहले से ही बहुत मेहनत की हुई थी। आपको बता दें कि 1998 से लेके 2022 तक लगातार इस सीट को लेके एक विवाद चल रहा था और इस सीट हासिल करने के लिए दोनों पक्ष आमने सामने कई बार आ चुके हैं और इस बार फिर से एक बार फिर यहाँ पे कांटे की टक्कर है वो होने जा रही है। आज मतदान हो रहे हैं। आपको बता दें कि जो वहां विधानसभा में एमएलए थे गेरीबेन ठाकुर, वो कई सालों बाद कांग्रेस का पहला सांसद दिल्ली पहुंचा है और वो गेरीबेन ठाकुर है, वो यहाँ से जीती थी। उसके बाद यहाँ पे आज उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव में कांग्रेस ने गुलाब सिंह राजपूत को टिकट दिया है। दूसरी ओर बीजेपी ने 2022 में हार चुके स्वरूप जी ठाकुर को ही फिर से रिपीट किया है, क्योंकि ज्यादा मतों के अंतर से वो नहीं आ रहे थे। बीजेपी का मानना है कि इस सीट फिर से एक बार बीजेपी अब से कब्जे में ले लेगी, बीजेपी ये सीट जीतने वाली है। आपको बता दें कि जिस तरह
से यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं। 3,10,000 से जो मतदाता है वो आज मतदान करने वाले हैं, पर बीजेपी और कांग्रेस के कई बड़े नेता हैं जिनकी नजरें यहाँ पे टिकी हुई थी और सभी लोग इस सीट हासिल करने के लिए पूरा का पूरा जो मेहनत है वो यहाँ पे किए हुए हैं। जी बिल्कुल। चलो एक बार फिर से दीपक चावला का रुख कर लेते, हमारे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से हैं। दीपक, जैसे कि जयपुर से तमाम स्थितियां आप बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि फिलहाल यहाँ पर क्या समीकरण बने हुए हैं, इसके साथ साथ मैं ये जानना चाहूंगी कि जो राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रचार कर रही है, वोट बैंक एकजुट करने की बात कर रही है, ये जो मसला हिंदुत्व का मसला, ये आपको जयपुर से बैठ के किस तरह से दिखाई दे रहा है? ये यहाँ पर जनता को जोड़ने का किस तरह से काम कर रहा है? देखिए, बिल्कुल राष्ट्रीय मुद्दा जो है वो हमेशा से हावी हुआ है और राजस्थान जो है वो केंद्र को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली को बहुत अच्छे से समझता है और इसीलिए पिछले इसी चुनाव से पिछले की बात मैं करूंगा तो लोकसभा की 25 सीट जो है मोदी जी के खाते में ही दी जाती थी। राष्ट्रीय मुद्दा जो है यहाँ पर हमेशा से हावी होता है और बटेंगे तो कटेंगे नारा जो है वो जो जिस विधानसभा सीट पर है रामगढ़ है वहां पर भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आर्यन खान है और उसके साथ ही बीजेपी से जो है जसवंत है वो यहाँ पर चुनावी मैदान में है। तो यहाँ पर जो नारा है वो यहाँ पर लगाए, क्योंकि हरियाणा से ये सटी हुई सीट है और यहाँ पर भी नारा लगाए कि बटेंगे तो कटेंगे, क्योंकि आर्यन खान है और सामने बीजेपी की कैंडिडेट है। तो ऐसे में यहाँ पर मुस्लिम जो वोट है और दलित वोट है वो बहुत हद तक डिसाइडेड करेंगे कि क्या होगा। तो जैसे कि बात करें तो राष्ट्रीय मुद्दे जो है वो हमेशा से हावी होते हैं, वो राष्ट्रीय मुद्दे अलग बात है, लेकिन इसके साथ ही ये 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। तो ऐसे में यहाँ के स्थानीय मुद्दे जो है वो ज्यादा जो है हावी है वो रहने वाले हैं। इसके साथ ही जैसे कि मैंने कहा अभी 8-9 महीने हुए भजनलाल सरकार को आए हुए, तो ऐसे में अभी उनको बहुत सारा काम करना बाकी है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो भी जिस तरह से अभी तक जो काम किए, जो योजनाएं राजस्थान की जनता के लिए लेकर आए, बस वो डिसाइड करेगा कि क्या राजस्थान की जनता ने उन योजनाओं को या अब तक के कामकाज को जो है पसंद किया है या नहीं किया है। बीजेपी की सीट है, इन 7 सीटों में से केवल 1 सीट सलोबर जो है वो अब बीजेपी की सीट है, तो बीजेपी चाहेगी जो उनकी 1 सीट है उसको तो वापस से रिटेन करे, वापस से जीते। बाकी जो 6 सीटें जहां से जो है लगभग 4 सीट जो है कांग्रेस की और 1 बीजेपी के और 1 जो इनके आरएलपी जो इनके इंडिया गठबंधन से थे उनकी है। तो यानी कि कांग्रेस को जीतने के लिए बहुत कुछ है और भाजपा को पाने के लिए कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी सरकार उनकी जिम्मेदारी उनकी बनती है कि 7 में से 1 सीट पर उनको संतुष्ट नहीं रहना है, उनको अपना अच्छा परफॉर्मेंस देना है। बीजेपी ये दावा करते हैं कि हम 7 के 7 सीट जीतेंगे, कांग्रेस ये कहती है, डोटासरा ये कहते हैं कि वो भी जो है 7 की 7 सीट जो है वो जीतेंगे। दोनों जो है अपनी पार्टी अपने अपने दावे कर रही है, लेकिन डिसाइड जो है वो जनता को करना पड़ेगा। अभी लगभग जो है 7:50 का समय जो है वो हो चुका है। चूंकि दीपक आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और आप लगातार कवर भी कर रहे हैं, तो आपको क्या नजर आता है स्थिति? आप जैसे अगर हम हरियाणा विधानसभा चुनावों की बात कर ले तो एकदम अप्रत्याशित नतीजे वहां पर देखने को मिले थे, लेकिन अगर हम बात करें राजस्थान में तो यहाँ पर आपको हवा का रुख किस तरफ नजर आता है? देखिए, बिल्कुल मैंने कहा कि 115 सीट जो है वो भाजपा जीती थी, 200 में से 115, और 69 जो सीट है वो कांग्रेस जीती थी। अगर मान लीजिए कि बीजेपी हार भी जाती है तो इससे सत्ता में कुछ खास जो है वो असर नहीं पड़ने वाला है, यानी कि कुछ खास इसका रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन जो बड़े नेता है उनकी सेहत पे जरूर असर आएगा। निश्चित तौर पर अगर भाजपा को बड़ा एक नुकसान होता है तो निश्चित तौर पर आप ये तय मान के चलिए चुनाव के बाद राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम होगा, उसके बाद जो है ये मान के चलिए कि कई सारे बदलाव जो है वो राजस्थान में हो सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जो है लोकसभा चुनाव हुए थे वहां पर हमेशा से जो भाजपा है वो 25 की 25 लोकसभा सीट जो है वो यहाँ से राजस्थान से जीती थी, लेकिन इस बार 14 सीट जो है वो बीजेपी जीती और लगभग 11 पे जो है वो हार गई थी। तो वो भी एक नुकसान है कि ऐसे में अब देखना ये होगा कि यहाँ पर जो है इस बार का चुनाव जो है वो क्या होगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा, हरियाणा में जिस तरह से बिल्कुल यूं कहें कि एग्जिट पोल के विपरीत जो परिणाम आए थे, क्या वैसे परिणाम जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि 4 सीट जो है वो कांग्रेस के पास है, यानी कि 4 जगह जो है बिल्कुल चुनावी समीकरण आप बता ही रहे हैं और जनता भी अपने घरों से बाहर निकलने शुरू हो गई है और जनता ही मुस्तकबिल लिखेगी। शाम तक देखना होगा किसकी किस्मत ईवीएम में कैद होती है, किसके पक्ष में ज्यादा वोटिंग होती है, नतीजे सब साफ कर ही देंगे। तमाम हमारे सहयोगी जो हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी का शुक्रिया, नजर आप बनाए रखिए फिलहाल के लिए शुक्रिया। तो देखिए बता रहे 10 राज्यों की 31 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। पहली बार चुनावी मैदान में है प्रियंका गांधी वाड्रा। प्रियंका गांधी वाड्रा बड़ा नाम कांग्रेस पार्टी के लिए वायनाड लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पहली दफा हाथ आजमा रही है। डेब्यू है प्रियंका गांधी वाड्रा का, पहली बार चुनावी मैदान में।
और हमने देखा कि उनके नॉमिनेशन के लिए किस तरह से उनकी पूरी फैमिली या फिर यूं कहे कि कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे जो है वो खुद वायनाड पहुंचे थे। वो रोड शो किए तमाम प्रियंका गांधी वाड्रा ने। इसके साथ साथ 1-to-1 किया, युवाओं से संपर्क साधा, वहां की जनता से मिली, मुखातिब हुई, बातचीत की और ये कोशिश की कि अपना विजन बताएं। साथ साथ देखिए वक्त वक्त पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लगातार निशाने पर भी लिया। और आज देखना होगा कि प्रियंका गांधी वाड्रा के पक्ष में किस तरह से लोग वोट करते हैं। क्या लोग उनकी बात पर विश्वास करते हैं, क्या लोग उन्हें पसंद करते हैं, ये देखना होगा। तो विधानसभा चुनाव के लिए उपचुनाव भी 10 राज्यों की 31 सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। असम में 5 सीटों पर, मेघालय में 1 सीट पर, पश्चिम बंगाल 6, छत्तीसगढ़ 1, बिहार 4, राजस्थान 7, मध्य प्रदेश 2, गुजरात की 1 सीट है, कर्नाटक की 3 सीट्स हैं, केरल की 1 सीट है, सिक्किम में 2 सीटों पर एसकेएम की जीत की भी खबर आ रही। तो देखिए आज उपचुनाव भी हो रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बताएं आपको कि 2 राज्यों में विधानसभा भी ऐलान हो चुका है। महाराष्ट्र की बात करेंगे, झारखंड की। आज झारखंड में अभी इलेक्शन हो रहे हैं और इस बीच देखिए आपको सीट्स भी बता रहे हैं। बिहार की 10 राज्यों की 31 सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं, बिहार की 4 सीट जो हैं वो शामिल है। राजस्थान का भी हमने जिक्र किया और आपको सूरत हाल भी बताया। 7 सीटें हैं राजस्थान की जहां पर लोग अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए घरों से बाहर निकल गए हैं। मध्य प्रदेश की 2 सीटें हैं जहां पर आज वोट जो है वो डाले जा रहे हैं। और चलिए एक बार गांधी फैमिली की चुनावी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लगातार हमारी नजर बनी रहेगी, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। लाडकी